हेलो स्टूडेंट, वेलकम ऑनलाइन क्लासेस। हम पढ़ रहे थे पर्यावरण संरक्षण। पर्यावरण संरक्षण इसमें एक हल्का सा टॉपिक आता है, पर्यावरण संरक्षण में राजस्थान का योगदान। वैसे तो राजस्थानी क्या योगदान दे सकते हैं आप जानते ही हैं। दुनिया में कहीं भी कोई समस्या हो तो राजस्थानी का नाम जरूर आता है। हम कहीं अगर खड़े भी होते हैं तो पेड़ की डाली है तो उसको तोड़े बिना नहीं रह सकते, लेकिन राजस्थान का योगदान बहुत असम्य है, बहुत जबरदस्त है। राजस्थानी लोग पर्यावरण प्रेमी हैं। राजस्थान में 21 सितंबर 1730 को खेजड़ली गांव में अमृता देवी के नेतृत्व में अमृता देवी के नेतृत्व में क्या हुआ, एक पर्यावरण संरक्षण का क्या हुआ, आंदोलन हुआ। और इस आंदोलन को करने वाले कौन थे? विश्नोई संप्रदाय के लोग थे। विश्नोई संप्रदाय के लोग थे। विश्नोई का मतलब होता है 20 और 9। विश्नोई संप्रदाय के लोग थे जिनके सिद्धांत कितने हैं? 20 और 9। 29 सिद्धांत पर आधारित संप्रदाय है। इस संप्रदाय को हमने क्या कहा है? विश्नोई संप्रदाय कहा है। अब यहाँ से सवाल क्या क्या बने, पहले तो सिद्धांत समझते हैं, ये आंदोलन क्या था, उसके बाद सवाल की बात करते हैं। कि राजस्थान के योगदान की हम बात करें तो 21 सितंबर 1730 को एक आंदोलन हुआ। इसे आंदोलन को किस नाम से जाना जाता है? खेजड़ली। जोधपुर में पड़ता है ये खेजड़ली गांव का ये आंदोलन है। और जो लीडर थी इनकी, उनका नाम था अमृता देवी। अमृता देवी के नेतृत्व में यह आंदोलन हुआ और इन्होंने क्या किया, अपने आप को पेड़ों से लपेट लिया। पेड़ों से लपेट लिया और उनको काटने नहीं दिया। इन्होंने कहा सिर कटे रूख बचे तो भी सस्तो जान। ये बात इन्होंने कही। 21 सितंबर 1730 को यह आंदोलन हुआ, खेजड़ली गांव में हुआ, अमृता देवी के नेतृत्व में हुआ। किससे संबंधित था? पेड़ों को बचाने से संबंधित था। पेड़ों के ये लोग लिपट गए और इनको काटने नहीं दिया गया। इनका स्लोगन क्या था? सिर कटे रूख बचे तो भी सस्तो जान। यानी कि सिर कटने से भी यदि पेड़ बच रहा है तो भी क्या है? सस्ता ही है। इतना इंपॉर्टेंट पर्यावरण को इन्होंने माना। विश्नोई संप्रदाय के कितने सिद्धांत हैं? 29 सिद्धांत हैं। ये पर्यावरण प्रेमी होते हैं। 20 और 9 सिद्धांतों को जो मानने वाला संप्रदाय है उसे हमने क्या नाम दिया गया है? विश्नोई संप्रदाय का नाम दिया गया है। सवाल क्या क्या बनेंगे? खेजड़ली आंदोलन पर टिप्पणी लिखें। तो ये कब हुआ? 21 सितंबर 1730 को हुआ। इसके लीडर कौन थी? अमृता देवी थी। आंदोलन किससे संबंधित है? पर्यावरण संरक्षण से संबंधित है। पेड़ों को काटने से बचाया गया था। अमृता देवी पुरस्कार किससे संबंधित है? पर्यावरण संरक्षण से संबंधित है। ये सवाल पूछा गया था कि पर्यावरण संरक्षण से संबंधित महत्वपूर्ण पुरस्कार या सर्वोच्च पुरस्कारों में से एक कौन सा है? तो अमृता देवी पुरस्कार है। विश्नोई संप्रदाय के कितने सिद्धांत है? 29 सिद्धांत है। आपको ये भी याद रखना है। विश्नोई संप्रदाय के जो सिद्धांत है वो कितने हैं? 29 सिद्धांत यहाँ पर बताए गए हैं। इनका ये भी पूछा गया था, सिर कटे रूख बचे तो भी सस्ता जान, स्पष्ट कीजिए किससे संबंधित है? किससे संबंधित है? पर्यावरण संरक्षण से। और ये बाकी सारी बातें आपको बतानी होंगी। इसके बाद राजस्थान में
जो पर्यावरण से संबंधित बातें हैं तो उसमें खेजड़ली एक पौधा आता है जो राजस्थान में रेगिस्तान को बचाने के लिए बहुत कारगर है। तो उसके उपयोग के लिए और उसके औषधीय गुणों को अगर हम देखें, खेजड़ी, तो इसको बचाने के लिए भी राजस्थान में महत्वपूर्ण प्रयास किए जा रहे हैं। राजस्थान में प्रकृति प्रेमी या प्रकृति पूजा सदियों से चली आ रही है। हमारे बहुत सारे त्योहार ऐसे हैं, हमारे बहुत सारे रीति रिवाज ऐसे हैं जिसमें हम प्रकृति को पूजते हैं, जिसमें पीपल है, जिसमें हमारे यहाँ बरगद का पेड़ है, भगवान विष्णु का वास पीपल के पेड़ में माना जाता है, केले की पूजा की जाती है। तो बहुत सारी परंपराएं जो देश में है वो हमारे यहाँ भी है। तो कहीं ना कहीं हम पेड़ों को बहुत अच्छे तरह से रख रहे हैं या उनका संरक्षण में हमारा योगदान अहम रहा है। इसके बाद अगला अपना बिंदु शुरू होता है प्रदूषण, पर्यावरण प्रदूषण। ये सबसे बड़ा सवाल इसका यहां से आता है। इस प्रदूषण में पहला प्रदूषण है वायु प्रदूषण। पहला है वायु प्रदूषण। वायु प्रदूषण की बात करें हम लोग तो वायु प्रदूषण के बारे में बहुत कुछ हम जानते हैं। शहरों में जो गैसें निकल रही हैं उनके कारण है उद्योग, औद्योगिक केंद्र, अंधानुकरण, विलासितापूर्ण जिंदगी, अत्यधिक मशीन, गाड़ियां, ये सभी कारण है वायु प्रदूषण के। और ये हम बहुत अच्छे से जानते हैं। हमें प्राणदायी प्रकृति हमें प्राणदायी ऊर्जा देती है, वायु देती है, वो स्वस्थ होने के लिए फ्री देती है, लेकिन हमने उसको बहुत प्रदूषित कर दिया है। ये वायु प्रदूषण हम बहुत पहले से 6th क्लास से पढ़ते आ रहे हैं और इसकी सारे फैक्टर हमें अच्छे से पता है। इसमें वायु प्रदूषण में सबसे ज्यादा अगर कोई फैक्टर आ रहा है तो वो आ रहा है औद्योगिकरण का, कि उद्योगों से निकलने वाला जहरीले गैसें हमारे जीवन के लिए हानिकारक बन रही है। इसमें CO2 है, कार्बन मोनोऑक्साइड है, CFC गैसें हैं, कार्बनिक पदार्थ हैं, बहुत सारी गैसें हैं इसमें, और वो हमारे स्वास्थ्य को क्या कर रही हैं, प्रभावित कर रही हैं। हम पढ़ रहे हैं पर्यावरण प्रदूषण। इसके बहुत सारे प्रकार हैं। इसमें पहला प्रकार कौन सा है? वायु प्रदूषण। वायु प्रदूषण में हम क्या क्या देखेंगे कि उद्योग धंधों से वायु प्रदूषण हो रहा है, अंधानुकरण जो औद्योगिकरण का हो रहा है उससे हो रहा है, विलासितापूर्ण जिंदगी में क्या क्या आएगा, अपने एयर कंडीशन है, फ्रिज है, जेट विमान है, ये सारी चीजें विलासितापूर्ण जिंदगी में ही आती हैं। मशीनीकरण, अत्यधिक मशीनीकरण भी कहीं न कहीं वायु प्रदूषण का क्या है, कारण है। बहुत सारे व्हीकल्स, गाड़ियां, ये भी वायु प्रदूषण का कारण है। वैसे तो हमारे यहाँ BS6 पेट्रोल का ईंधन खपत का मानक लगा दिया गया, लेकिन आप सब जानते हैं कि ये सिर्फ देखने की चीजें हैं, प्रैक्टिकली इतना हमारे यहाँ संभव नहीं है। बहुत ज्यादा पुरानी गाड़ियां चल रही हैं जो बहुत भयंकर तरीके से धुआं उत्सर्जन करती हैं। वायु प्रदूषण की गैसों में बहुत सारी गैसों के नाम हम पढ़ेंगे। इसमें मुख्य है कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड, CFC और कार्बनिक समूह की गैसें। अब इसमें वायु प्रदूषण का यदि प्रभाव देखें तो पहला प्रभाव इसमें आता है मानव जीवन पर। पहला इसमें प्रभाव आता है मानव स्वास्थ्य पर। आपने देखा होगा, हमने एक पढ़ा था 10th में भोपाल गैस कांड। इस भोपाल गैस कांड में
यूनियन कार्बाइड, इस कंपनी का नाम था यूनियन कार्बाइड। और इसमें गैस थी मिथाइल आइसोसाइनेट। ये इसमें गैस थी। तो मानव स्वास्थ्य पर हम बात कर रहे हैं कि वायु प्रदूषण का क्या प्रभाव पड़ रहा है। तो भोपाल गैस कांड हुआ, इसमें जो गैस थी वो कौन सी थी, यूनियन कार्बाइड। और ये प्लांट कहाँ से संबंधित था, अमेरिका से संबंधित था। इसमें जो गैस थी वो कौन सी थी, मिथाइल आइसोसाइनाइड। और इसमें लाखों लोग प्रभावित हुए, लाखों लोग प्रभावित हुए। मानव स्वास्थ्य पर देखें तो आज बहुत सारे नॉन स्मोकर हैं जो स्मोकिंग नहीं करते, उनके फेफड़ों की स्थिति ऐसी है कि स्मोकिंग जैसी ही है। इसका मतलब ये हुआ कि हम ना चाहते हुए भी बहुत सारा काला धुआं हमारे शरीर में ले रहे हैं। और मानव स्वास्थ्य के दुष्परिणामों में हम देखते हैं फेफड़ों का सिकुड़ना हो रहा है, फेफड़ों में कार्बनिक पदार्थों का जाना है, पॉल्यूशन से कार्बनिक कणों को जाना है, एलर्जी की समस्याएं बढ़ रही है, श्वास लेने में दिक्कतें आ रही हैं। बहुत सारे श्वसन क्रिया से संबंधित रोग जो पहले नहीं थे बड़ी मात्रा में निकल कर आ रहे हैं। और इन सब का कारण है वायु प्रदूषण। वायु प्रदूषण में आगे देखें ओजोन परत पर क्या प्रभाव पड़ा। ओजोन परत जैसे ये एक प्रकार की गैस है जो एक निश्चित जगह पाई जाती है। जैसे ये पृथ्वी है, यहाँ पर ये सूरज है, ये हमारा वातावरण है, तो ये लगभग यहां पाई जाएगी ओजोन गैस। और ये ओजोन गैस क्या करती है, हमारे पृथ्वी पर आने वाली पराबैंगनी किरणों को रोकती है, जिससे हमारे शरीर पर होने वाले दुष्प्रभाव, बहुत सारे दुष्प्रभाव बच जाते हैं। सूरज की जो किरणें हैं वो सभी किरणें उपयोगी नहीं होती हैं, इसमें अल्ट्रावेव किरणें भी आती हैं, बहुत ज्यादा लघु तरंगे भी आती हैं। उन लघु तरंगों को दीर्घ तरंगों में बदलने का काम पृथ्वी का वातावरण करता है, ओजोन करते हैं और पृथ्वी खुद करती है। ओजोन गैस के कारण ही हमारे यहाँ पृथ्वी पर जीवन संभव हुआ है। धरती पर जीवन संभव होने का सबसे बड़ा प्रमुख कारण है ओजोन गैस का पृथ्वी के सरफेस पे होना, पृथ्वी के वातावरण के आसपास होना। ये ओजोन गैस हमारी बहुत जबरदस्त सुरक्षा करती है। यहाँ से जो पराबैंगनी किरणें आती हैं वो रुक जाती हैं। हमारे बर्फीले ध्रुव पर हमें इस ओजोन गैस के छिद्र का पता लगा और तब से हमारी पृथ्वी पर रहने वाले लोग जागरूक हो गए। 1989 में एक अंतरराष्ट्रीय सहमति बनी। इस सहमति पर हस्ताक्षर हुए 90 में, और इस हस्ताक्षर में ये कहा गया कि 2000 तक हम CFC कंटेंट की जितनी भी गैसें हैं उनको रोक लगाने के प्रयास करेंगे। आपने डीओ, परफ्यूम, इन सब चीजों में आपने देखा होगा कि उस पर राइटिंग होता है, अलग से मेंशन होता है दिस कंटेंट CFC फ्री। इसका मतलब ये हुआ कि ये जो प्रोडक्ट है इसमें CFC गैस नहीं है। बहुत सारी जगह जहां ठंडी चीजें आती हैं, प्रेशराइज जो चीजें होती हैं उनमें CFC ग्रुप का इस्तेमाल होता है, उन गैसों का इस्तेमाल होता है। लेकिन अभी ऐसी टेक्नोलॉजी, ऐसी नई तकनीक आ गई है कि CFC के बिना भी काम चलना संभव हो सकता है। तो ओजोन गैस का प्रभाव हमने पढ़ लिया कि ओजोन गैस का सरण पृथ्वी के लिए क्या है, हानिकारक। यदि ये परत हटती है तो कौन सी किरणें आ जाएंगी, पराबैंगनी किरणें आ जाएंगी, और वो पृथ्वी पर जो जीवन है उसको क्या पहुंचाएंगी, नुकसान पहुंचाएंगी। टेम्परेचर बहुत ज्यादा हो जाएगा और कहीं ना कहीं बहुत ज्यादा दिक्कतें हमारे यहाँ आ जाएंगी। ओजोन गैस स्वतः ही बनती है। यदि हम CFC ग्रुप की गैसों को देखें या इनको हटा दें तो ओजोन गैस अपने आप को अपडेट कर लेती, अपने आप को रिपेयर कर लेती है, जिससे पृथ्वी का वातावरण सिक्योर हो जाएगा। ये ऐसा नहीं है
कि जैसे कोई चद्दर हो उसमें हमने बीच में से हॉल कर दिया हो और ये फिर बनेगा ही नहीं, ये अपने आप बनती है और अपने आप बिगड़ती जाती है। यदि ओजोन गैस के अनुकूल हम चीजें करते चले गए तो ओजोन गैस पुनः एक लेयर तैयार कर देगी, और यदि हमने इसके विपरीत कार्य किया तो कहीं ना कहीं दिक्कतें आना शुरू हो जाएंगी। इसके लिए यही जगह क्यों उपयुक्त है, इसके लिए हम ये देखते हैं ओजोन का सूत्र होता है ओनली O, यानी कि ये बंधन अवस्था में छोड़कर आयनित अवस्था में होती है। इसी जगह सूर्य भगवान का टेम्परेचर भी बहुत ज्यादा होता है। यहाँ ऑक्सीजन अणु अवस्था में नहीं होती, बॉन्ड अवस्था में होती है, यहाँ पर आयनित अवस्था में होती है। तो O+O2 मिलकर O3 बनाते हैं और ओजोन का सूत्र है O3। O3 बनने के लिए क्या क्या चीजें चाहिए, ऑक्सीजन आयनित अवस्था में चाहिए, ऑक्सीजन मुक्त अवस्था में भी चाहिए, बॉन्ड अवस्था में भी चाहिए, और सूर्य जैसा भयंकर तापमान भी चाहिए, तभी ओजोन का निर्माण होता है। और ये सारी चीजें यहीं पर ही संभव है, इसीलिए ओजोन परत इसी जगह स्थापित हो सकती है, हम यहाँ नहीं बना सकते या इससे नीचे नहीं हो सकती। ये ओजोन परत का यहाँ होना इसके अनुकूल परिस्थितियों को दर्शाता है कि सूर्य भगवान का तापमान यहाँ पर बहुत ज्यादा है, ऑक्सीजन आयनित अवस्था में पृथ्वी पर नहीं पाई जाती, इसीलिए ये यहाँ पर है, और ये बॉन्ड अवस्था में यहाँ पर पाई जाती है, दोनों का मिश्रण यहाँ पर होता है, इसीलिए O+O2 को मिलाकर O3 का निर्माण हो जाता है। अभी हमें इसको बचाने के लिए क्या क्या करना चाहिए, ओजोन को बचाने के लिए हमें जेट एयरवेज में ऐसी तकनीक लानी होगी जिससे CFC ना निकले, हमें रेफ्रिजरेटर AC में ऐसी तकनीक लानी होगी जिसमें CFC गैस न निकले, हमें परफ्यूम वगैरह डीओ वगैरह या ऐसी चीजें जो ठंडे से संबंधित हैं, बर्फ के जो कारखाने हैं इससे संबंधित जो गैसें हैं उनमें परिवर्तन लाना होगा, उसमें टेक्नोलॉजी को परिवर्तन लाना होगा। आने वाले टाइम में हम लोग बहुत सारे संधियों को भी देखेंगे। मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल की बात करें तो 87 में हुआ था, फिर पृथ्वी सम्मेलन 92, और फिर 97 में सम्मेलन हुआ, 2002 में हुआ, 2009, 11, 17, और अब तो लगातार हर ईयर हो रहा है ये। तो कहीं ना कहीं हम देखें तो ये अंतरराष्ट्रीय सम्मेलन पर्यावरण को बचाने के लिए किए जा रहे हैं, जो एक सकारात्मक प्रयास है। इसके बाद ओजोन के प्रभाव के बाद हम देखते हैं ग्रीन हाउस प्रभाव। तो ग्रीन हाउस गैसें हमारे पृथ्वी को बचाने में सहायक होती हैं। ग्रीन ग्रेस भी हमने बहुत बार देखा है, ग्लोबल वार्मिंग भी हम पढ़ चुके हैं। ग्रीन हाउस प्रभाव अगला बिंदु है, ग्रीन हाउस प्रभाव। ग्रीन हाउस प्रभाव बर्फीले देशों में देखा जाता है। इसमें होता क्या है, ये सूरज भगवान है, यहाँ पर पृथ्वी है, और यहाँ पर एक पर्दा सा डाल दिया जाता है, जिससे होता क्या है, सूर्य की रोशनी आती तो है लेकिन इतनी मात्रा में जा नहीं पाती जितनी उसे जानी चाहिए, क्योंकि यहाँ पर ठंडे प्रदेश होने। ग्रीन हाउस प्रभाव को देखें तो ये ठंडे देशों में पाया जाता है। ठंडे देशों में क्या होता है, धरती पर बर्फ होती है, इस कारण यहाँ पर सूर्य की ऊष्मा प्रचुर मात्रा में नहीं होती है। सूर्य की रोशनी तो आती है लेकिन वो वापस सरफेस पे टकरा के रिफ्लेक्ट हो जाती है। ऐसे में सूर्य की रोशनी से यहाँ का तापमान बढ़ाने की क्रिया को ही ग्रीन हाउस इफेक्ट कहते हैं। यानी कि पृथ्वी पर पौधों के अनुकूल वातावरण कैसे तैयार किया जाए, तो सूर्य भगवान की रोशनी आएगी, यहाँ पर एक प्रकार का कवर लगा दिया जाएगा जिससे सूर्य की रोशनी अंदर तो आएगी लेकिन बाहर नहीं जाएगी। ऐसे आपने बहुत सारे ग्रीन हाउस घर देखे होंगे जिसमें टमाटर वगैरह बहुत सारे सेंसिटिव पौधे लगाए जाते हैं। हम घर पे बाहर हरा पर्दा भी लगाते हैं, उसका भी कारण यही है कि सूर्य की रोशनी बहुत ज्यादा मात्रा में अंदर ना आए। इसमें भी ज्यादा मात्रा में नहीं आएगी और जो आएगी वो यहीं पर ही रुकने की कोशिश करेगी, लेकिन बहुत ज्यादा भी यहाँ पर ये नहीं रुकेगी, क्योंकि अगर ऐसा होगा तो ये ब्लास्ट होने की स्थिति में हो जाएगा। तो ये एक एडजस्टमेंट का प्रभाव है जिससे अनुकूलता लाई जा सकती है। जहां पर धूप ज्यादा है उसको रोका भी जा सकता है और जहां नहीं है वहां बढ़ाई भी जा सकती है। दोनों ही प्रभाव इससे लिए जा सकते हैं।